नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज साइंस की सीरीज में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट। हिंदी में इसे कहते हैं ऊष्मा। ठीक है। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आप वीडियो देखना शुरू करें, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सो दैट हम और भी ज्यादा लोगों को जोड़ सकें और भी ज्यादा लोग मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं उसका फायदा उठा सकें। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा ही देखते हैं, डेफिनेशन ही देखते हैं कि क्या परिभाषा होती है हीट की। ठीक है। जब हम हीट की बात करते हैं तो हीट वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी यानी वह भौतिक राशि है, हिंदी में आप कहेंगे भौतिक राशि, जिसकी वजह से हमें हीट या कोल्ड यानी सर्दी और गर्मी का एहसास होता है। ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन है। हीट यानी कि ऊष्मा वो भौतिक राशि है जिसकी वजह से हमें किसी वस्तु के ठंडा या गर्म होने का एहसास होता है। ठीक है। अब ऊष्मा असल में कुछ और नहीं है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ऊष्मा ही एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ठीक है। यहां पर जो सिंबल लगाया है इसका मतलब यह है कि ऊष्मा ऊर्जा में और ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट की जा सकती है। अच्छा, ऊष्मा को ऊर्जा में कन्वर्ट करने का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है? जो भाप वाले इंजन हुआ करते थे, अब तो नहीं चलते, लेकिन पहले जो भाप वाले इंजन हुआ करते थे, रेलवे इंजन, जिसको कि किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने बनाया था। वो है एग्जाम्पल हमारा ऊष्मा का ऊर्जा में रूपांतरण, जहां पर जो ऊष्मा है, जो भाप है, वो किस में कन्वर्ट की गई थी? ऊर्जा में कन्वर्ट की गई थी। ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही थी जब वो ट्रेन के इंजन को चला पाती थी। ये ऊष्मा से ऊर्जा का रूपांतरण है। अब ऊर्जा से ऊष्मा में रूपांतरण क्या होगा? अब ऊर्जा किसी भी तरह की ऊर्जा ले लेते हैं, मान लीजिए विद्युत ऊर्जा ले लेते हैं, कोई भी ऊर्जा, विद्युत ले ली हमने। अब विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण कहां होता है? इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक हीटर, यानी जो विद्युत हीटर है वो हमारा इस चीज का एग्जाम्पल है, ऊष्मा का ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण का। और रेलवे इंजन एग्जाम्पल है उस ऊष्मा का ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है। ये इस तरह के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो आप इन्हें बता सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या है। यूनिट्स हिंदी में हम क्या कहते हैं? मात्रक, कि इस चीज का मात्रक क्या है। अब सिंस ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। ठीक है। एक प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा, इंग्लिश में एनर्जी। तो जो इसका मात्रक है वो वही मात्रक होगा जो कि ऊर्जा का मात्रक होगा, यानी जूल। ठीक है। तो ऊष्मा का एक मात्रक, ऊष्मा ऊर्जा ही है, इसलिए ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल, वही ऊष्मा का मात्रक है, यानी वही हीट की भी यूनिट होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं जूल, क्या जूल के अलावा और कोई भी मात्रक होते हैं इसके, और कोई भी यूनिट्स होते हैं? जी हाँ, इसकी और भी यूनिट्स होती हैं। उसकी एक यूनिट्स जो है, वन ऑफ द यूनिट्स होगी आपकी कैलोरी, और दूसरी यूनिट है किलो कैलोरी, ये भी एक यूनिट है। और तीसरी यूनिट है ब्रिटिश टेम्परेचर यूनिट, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है। शॉर्ट में इसको कहते हैं BTHU। ये तीन यूनिट्स हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी और BTHU, ये जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। अब इसमें देखते हैं कि कैलोरी कहते किसको हैं। कैलोरी की डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन ऑफ कैलोरी। कैलोरी कहते किसको हैं? कैलोरी होती क्या है? हमारे पास 1 ग्राम पानी लो, 1 ग्राम जल, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर आप लीजिए, और उस 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को जब आप 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक बढ़ाते हो, मतलब पानी का टेम्परेचर 14.5 था, उसको उठा करके आप 15.5 तक जब ले जाते हो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो जितना टेम्परेचर उसको चाहिए, जितनी ऊर्जा की जरूरत है, रिक्वायर्ड एनर्जी, जितनी ऊर्जा जरूरत पड़ती है इसके लिए, ठीक है, जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को हम क्या कहते हैं? 1 जूल कहते हैं, सॉरी 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है। सामान्य तापमान जो पानी का होता है 14.5 डिग्री, इसीलिए इस टेम्परेचर को लिया गया है। होता यह है कि अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस पे, जैसे 1 से 2 आने पर, ठीक है, और 2 से 3 आने पर, 3 से 4 आने पर, ये अलग अलग रेंज हैं टेम्परेचर्स की। 1 डिग्री से 2 डिग्री बढ़ाने में कुछ टेम्परेचर लगा, कुछ ऊर्जा लगी, 2 से 3 बढ़ाने में कुछ ऊर्जा लगी,
ठीक है। तो अलग अलग रेंज पे ना जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता था तो अलग अलग ऊर्जा की जरूरत होती थी, ठीक है। तो 4 से 5, 5 से 6 पे अलग की, 10 से 12 पे अलग की, इस तरीके से अलग अलग रेंज पे ना अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। लेकिन जो पानी का नॉर्मल टेम्परेचर जब आप 14.5 डिग्री पे रखते हो तो 14.5 के आगे जब 15.5 तक आप बढ़ाते हो तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही ऊर्जा इसके आगे यानी 15.5 से 16.5 तक, 17.5 तक, 18.5 तक बढ़ाने में जो ऊर्जा चाहिए वो बराबर ही लगती है। लेकिन इसके पहले जो टेम्परेचर रेंज था उसमें अलग अलग ऊर्जा की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए इस ऊर्जा की मात्रा को जो कि 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने में काम आती है, उसी ऊर्जा को, उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को 1 कैलोरी डिफाइन किया गया। तो 1 कैलोरी की डिफिनेशन आप जान गए, ठीक है। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। तो आई होप कि आपको कैलोरी की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसको 15 डिग्री कैलोरी भी कहा जाता है, क्योंकि 15 डिग्री वाली रेंज में बातचीत हो रही है, इसलिए 15 डिग्री कैलोरी भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है, BTU, BTHU, ये क्या होती है। वहां पे हम 1 ग्राम जल ले रहे थे, अब यहां पर आप 1 पाउंड जल लीजिए, क्योंकि ब्रिटिश वहां पे जो चीजें नापी जाती हैं वो पाउंड में नापी जाती हैं। तो 1 पाउंड जल लिया यानी 1 पाउंड वाटर लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाया। पानी का तापमान, 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड ऊर्जा, रिक्वायर्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या कहा गया, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 BTU कहा गया। 1 पाउंड जल का तापमान, दो चीजें याद रखनी है, 1 पाउंड पानी और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको बढ़ाया गया। फ़ारेनहाइट एक तापमान का पैमाना होता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अब 2-3 चीजें याद रखने वाली हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब 1 कैलोरी जो होता है, ठीक है, उसमें कितने जूल होते हैं, तो उसमें होते हैं 4.18, 4.18 जूल। अब 1 जूल में कितने कैलोरी होती हैं, तो 0.24 कैलोरी हो जाएगी, ठीक है। इसको पलट दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 1/4.18, जब आप करेंगे तो 0.24 आएगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसमें कितने जूल होते हैं, इसमें कितनी कैलोरी होती हैं, सॉरी, तो 252 कैलोरी। ये पूछा जाता है अक्सर कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरीज होती हैं, तो 252 कैलोरीज आपकी होती हैं। ये कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशंस में कई बार आपके आ जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा और डिस्कस करते हैं टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है अपने फिजिक्स में, ठीक है। किस बेसिस पे थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा, हिंदी में भी लिख देता हूं, तापीय ऊर्जा को डिफाइन कैसे किया जाता है। आपको पता है कि कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य कितने रूप में होता है, ठोस होता है, सॉलिड, दूसरा क्या होता है, लिक्विड, द्रव यानी लिक्विड, और तीसरा क्या होता है, गैस, ठीक है। तो कोई भी द्रव्य, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो, उसमें क्या रहते हैं, परमाणु होते हैं। परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। परमाणु यानी एटम, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अब ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उन सभी में ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। मोशन अगर कर रहे हैं तो मोशन करने की वजह से क्या होगा, सिंस वो मोशन कर रहे हैं, दिस विल लीड टू, इसकी वजह से क्या होगी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। उनमें गति है ना, मोशन कर रहे हैं तो उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। इंग्लिश में इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे जितने मॉलिक्यूल्स हो, उन सभी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दी मॉलिक्यूल्स इन मैटर, यानी द्रव्य के अंदर या पदार्थ के भीतर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी अणु हैं, उन सभी की काइनेटिक एनर्जी को अगर आप जोड़ दें,
सभी की गतिज ऊर्जाओं को जब आप जोड़ दें तो जोड़ निकल के जो आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो थर्मल एनर्जी कुछ है नहीं, सिंपल सा ये फ्लो डायग्राम आप बना लीजिए। थर्मल एनर्जी कुछ है नहीं, कोई भी द्रव्य जो है वो ठोस द्रव चाहे गैस हो, वो परमाणुओं से बना होता है। परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, अणुओं में गति होती रहती है, मोशन होता रहता है। इन अणुओं की गति की वजह से उनमें गतिज ऊर्जा होती है। किसी पदार्थ में जितने भी अणु होते हैं उन सभी की गतिज ऊर्जाओं का जो योग होता है, जो सम होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, उसी को क्या कहा जाता है, थर्मल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, ये थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन हुई। उसके आगे अब हम देखते हैं एक डेफिनेशन और, टेम्परेचर की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर बेसिकली, इसमें जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे आपके मैटर में, जो अभी हमने डिस्कस किया, मॉलिक्यूल्स थे, उन सभी की क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास n जो है मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब n मॉलिक्यूल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, ke1, ke2 अप टू KEn। ठीक है, और n मॉलिक्यूल्स हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, n मॉलिक्यूल्स हैं, और पहले मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है ke1 है, दूसरे की ke2 है, और जो तीसरा है उसकी ke3 मान ली हमने, और सबसे लास्ट वाला है वो KEn है। ठीक है, तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज ke, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी, वो होगी आपकी सिग्मा n इज 1 टू n, सिग्मा 1 टू n, पहले से लेकर nth तक इसका सम निकालिए, सिग्मा 1 टू n काइनेटिक एनर्जी n बाई n। आप समझ रहे होगे क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इतना तो पढ़ा ही होगा सिग्मा उग्मा सिंबल के बारे में। यहां पर हमारा इसका मतलब क्या हुआ, हम सबकी काइनेटिक एनर्जी जोड़ रहे हैं, ke1 प्लस ke2 प्लस अप टू KEn अपॉन n। ठीक है, ये जो एवरेज हमने निकाला, इसी एवरेज एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। टेम्परेचर इसी चीज को कहा जाता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी अणु हैं, उन सब की औसत गतिज ऊर्जा जो होती है, उसी से ताप का निर्धारण होता है, वही ताप कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा फ्लो डायग्राम आप बनाइए, इसी तरह से बना करके अपने नोट्स आप रखिए, और आपको दोहराते समय आप यकीन मानिए कि बहुत थोड़ी सी देर लगेगी, इसको देखते ही आपको लगेगा कि इसको तो आपको बस देखना है, देखते ही काम खत्म हो जाएगा। इस तरह के नोट्स आपका देखते ही काम खत्म हो जाता है, आप इसको देखेंगे, देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है, रिवाइज हो जाएगा। लाइन बाय लाइन जब आप नोट्स पढ़ते हैं तो वो टाइम लेते हैं, इसलिए रिवीजन को हमेशा अपना मूल मंत्र बना के रखिए। जो मेन फॉर्मूला है वो रिवीजन है, चीजों के याद रखने का, रिवीजन या अभ्यास। किसी चीज का आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपको याद रहेगी, वो आपके अस्तित्व में रच बस जाती है। जिस चीज को आप जितना ज्यादा दोहराते हैं, बार बार करते हैं, वो आपके चरित्र में रच बस जाती है, और एक समय के बाद वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ता, देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पढ़िए और इस तरीके से आप नोट्स बनाइए, जैसे भी आपको ठीक लगे। मुझे ये ठीक लगता है तो मैं इसका रिकमेंडेशन देता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊष्मा का प्रवाह। फ्लो ऑफ हीट, हीट कहां से कहां फ्लो करती है। मान लीजिए एक गर्म चीज है और दूसरी क्या है, ठंडी चीज है, और ये दोनों कहां रखी हैं, एटमॉस्फेयर में रखी हैं, नॉर्मल वातावरण में रखी हुई हैं। गर्म चीज और ठंडी चीज, जब गर्म चीज और ठंडी चीज एक दूसरे के आसपास आई या एक दूसरे से सटाई गई, तो गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ तब तक हीट का फ्लो होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। T1 इज इक्वल टू T2 जब तक ना हो जाए, यानी इसका T1 और इसका T2 अगर टेम्परेचर है, तो जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए तब तक ये ऊष्मा का प्रवाह होता रहता है। और ये बराबर टेम्परेचर किसके बराबर होगा, जो वातावरण का तापमान है। वातावरण को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, जब तक इन पहले तो गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर तब तक चलेगी जब तक कि दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और साथ ही साथ एक चीज और अपना प्रभाव डाल रही है, वो है एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर के बराबर ये दोनों अपने आप को करेंगे। पहले तो गर्म से ठंडी की ओर चलेगी, उसके अलावा एक काम और हो रहा होगा कि ये दोनों अपने टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ मिला रहे होंगे। तो जब सारी चीजों का टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर, जब तक प्रकृति के तापमान के बराबर इन चीजों का तापमान नहीं हो जाता, तब तक
तापमान का एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण होता रहेगा। अगर एटमॉस्फेयर यहाँ पर 0 डिग्री है, ठंड है, तो ये दोनों चीजें भी ठंडी हो जाएंगी इसी टेम्परेचर तक। जब तक ये दोनों चीजें इस टेम्परेचर पे ठंडी नहीं हो जाती, तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण चारों तरफ होता रहेगा, वातावरण से इसकी तरफ से वातावरण की तरफ, गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ। ठीक है, गर्म से ठंडी की ओर प्रवाह होता है और तब तक होता रहता है जब तक कि टेम्परेचर सभी वस्तुओं का जो संपर्क में है उन सब का तापमान किसके बराबर ना हो जाए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। ठीक है, यही फॉर्मूला है। यानी प्रकृति जो होती है वो सबकी स्वामी है। सी इज द मास्टर, नेचर इज द मास्टर। वो मास्टर है, जो कुछ है उसके बराबर उसमें ही विलीन हो जाता है। कोई भी पदार्थ उसी की प्रकृति को अपना लेता है। तो जो हमारे प्रकृति का तापमान होगा, जो हमारे प्रकृति की स्थिति होगी, उसी तरीके से हर चीज अपने आप को ढाल लेगी। ठीक है, तो प्रकृति ही हमारे अस्तित्व की स्वामिनी है, या फिर ये कह लीजिए सी इज द मास्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ टेम्परेचर नापने के लिए कुछ पैमाने बनाए गए थे। तो पहला पैमाना था सेल्सियस वाला। तो सेल्सियस एक जो है स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ये कई बार पूछा जा चुका है कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडन। तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे सेल्सियस, और इन्होंने 0 डिग्री जो था उसको फ्रीजिंग पॉइंट जो पानी का होता है उसको फर्स्ट टेम्परेचर लिया। टेम्परेचर की रेंज जो ली वो 0 डिग्री से ली, जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का, यानी जहां पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है वहां पर उसका मिनिमम टेम्परेचर लिया, और जो मैक्सिमम जहां पे पानी उबलने लगता है 100 डिग्री, तो वहां तक की रेंज ली, यानी 100 तक की रेंज ली, और 100 पार्ट्स में ही डिवाइड किया। 100 तक की रेंज ली तो 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इस तरीके से स्वीडन के वैज्ञानिक ने सेल्सियस टेम्परेचर का जो निर्माण किया था उसमें कितने पार्ट्स थे, 100 पार्ट्स थे, 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है, उन्होंने क्या किया, फ़ारेनहाइट नाम के वैज्ञानिक ने, ये भाई साहब कहाँ के थे, ये भाई साहब थे जर्मनी के भाई साहब थे। और फ़ारेनहाइट ने जो टेम्परेचर की रेंज बनाई वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बनाई। अब जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, वो आता है 180। यानी उन्होंने जो पैमाना था, जो उनका मेजरमेंट यूनिट थी, ठीक है, जो उन्होंने नापने के लिए जो पैमाना बनाया था, उसको उन्होंने 180 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सेल्सियस ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट था उसको क्या लिया गया, अगेन फ्रीजिंग पॉइंट ही लिया गया। ठीक है, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे लिया गया। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और 212 ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसके बीच की जो रेंज है उसको फ़ारेनहाइट ने लिया। उसके बाद हम आते हैं तीसरा, जो कि है हमारा केल्विन का पैमाना। ठीक है, केल्विन ने क्या किया, उन्होंने 273 डिग्री केल्विन को फ्रीजिंग पॉइंट लिया, और जो आपका 373 डिग्री केल्विन था ये था बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो 273 से 373 तक अगर आप देखेंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 100 पार्ट्स में, यानी 100 भागों में ये पैमाना विभाजित है। ठीक है, तो हमारा जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो कैसे है, सी का पैमाना 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और हमारा जो फ़ारेनहाइट पैमाना है वो 180 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और तीनों बराबर टेम्परेचर रेंज पे हैं। ठीक है, तो उस रेंज की वजह से तीनों को हम बराबर करना चाह रहे हैं। तो 32 जो -32 करना होगा, सी से 32 आगे जाकर के, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है, तो इसीलिए यहां पर हम सी के आगे 32 घटा रहे हैं। उसके बाद आता है K माइनस 273, क्योंकि केल्विन कहां पे लिया गया, 273 पे लिया गया, तो सेल्सियस के कंपैरिजन में हमें -273 लेना होगा, 273 पीछे ले जाना होगा बराबर करने के लिए। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, 100 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो यही जो है ये रिलेशन है इन तीनों पैमानों के बीच में, इनके बीच में कन्वर्जन किया जा सकता है, बदला जा सकता है टेम्परेचर को। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, C/5, 20 से आप डिवाइड कर सकते हैं तीनों को, तो 20 5 जा 100, F minus 32 20 9 जा 180 is equal to K minus 273 by 5. So this is the actual relation between the three measurement units. ये तीनों पैमानों के बीच में जो संबंध होता है वो ये है।
ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि केल्विन में टेम्परेचर इतना दिया गया है, सेल्सियस में पता कीजिए, या फॉरेनहाइट में इतना दिया गया है, सेल्सियस में पता कीजिए, या फॉरेनहाइट में इतना है, केल्विन में पता कीजिए, तो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें, आप इस बात को समझ लीजिए। इस पे क्वेश्चंस 1 नंबर का अक्सर पक्का होता है, तो आपका जो भी है एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा अगर ये फॉर्मूला आपका याद है। अक्सर आते हैं इस पे क्वेश्चंस, तो इस फॉर्मूले को याद रखना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इस चीज को आराम से याद रख सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बड़ा फेमस आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर, किस तापमान पर सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट विल बी इक्वल, यानी सेल्सियस और फॉरेनहाइट किस टेम्परेचर पे इक्वल होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपली ले लेते हैं C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये दोनों के बीच का रिलेशन है, हमें ये देखना है कि किस टेम्परेचर पर ये दोनों इक्वल वैल्यू देंगे, राइट। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं। हम C/5 इज इक्वल टू F-32/9 को हम ले लेते हैं K के बराबर। कोई एक क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, इसको हमने ले लिया है, K के बराबर ले लिया। अब जरा दो इक्वेशंस बनाते हैं। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, C इज इक्वल टू 5K बनेगा, ठीक है। C इज इक्वल टू 5K, 5 का आप जो है मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ पे, C इज इक्वल टू 5K हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, F-32 इज इक्वल टू 9K, ठीक है। अब हमें क्या करना है, C इज इक्वल टू 5K आ गया और F इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 प्लस 32K, सॉरी 9K प्लस 32, 9K प्लस 32। हमें क्या करना है, C और F को बराबर करना है। तो हमें K की वैल्यू अगर मिल जाए, ये जो K हमने लिया है, इस K की वैल्यू मिल जाए, तो C और F दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, किस टेम्परेचर पे दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, C और F को दोनों बराबर करना है हमें, C इज इक्वल टू F करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन यही दी गई है कि किस टेम्परेचर पे C और F बराबर होंगे। तो हमें ये जो अननोन फैक्टर है, जिस फैक्टर पे हमें ये पता चलेगा कि किस टेम्परेचर पे दोनों बराबर वैल्यू देंगे, उस केस को फाइंड आउट करने के लिए हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें कंडीशन दी गई है कि C इज इक्वल टू F होना चाहिए। तो आइए रख देते हैं C इज इक्वल टू F। तो क्या हो जाएगा, 5K इज इक्वल टू 9K प्लस 32, ठीक है। दिस इंप्लाइज 5K minus 9K is equal to 32, which implies minus 4K is equal to 32। आई होप ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें समझाने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आती है तो भगवान आपका मालिक है, ठीक है। -32/4 इज इक्वल टू -8। K की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई। अब सिंपली आपका जो पहला इक्वेशन था C, ये वाला जो इक्वेशन था C इज इक्वल टू 5K, C इज इक्वल टू 5K में जब आप रखेंगे K की वैल्यू जो कि -8 आई है, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू -8, ये कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, ठीक है। यही वो टेम्परेचर है -40 डिग्री, जिस पे फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल वैल्यू देते हैं। अब जरा F-32/9 में भी हमने क्या रखा था, K की वैल्यू हम -8 रख देते हैं, तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू -72 प्लस 32 इज इक्वल टू -40 आ गया। दोनों ही केसेस में F और C दोनों बराबर आ गए, -40 K की वैल्यू हमने फाइंड आउट की और इससे हमने निकाल लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही याद रखिए। -40 नहीं भी याद आता है तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप वहां पर क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, प्लीज इनके नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो अगर आप किसी क्लास में भी हैं, लाइक अगर आप क्लास 12th में या 11th में 10th में पढ़ते हैं, तो भी आपके ये काम आ जाएगा लेक्चर। और अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी, ठीक है, और एसएससी या कोई भी एग्जाम, तो वहां पर तो ये जरूर आपके काम आएगा, ठीक है। सो आप बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। और अगली बार हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।